राजस्थान में तो इसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं था, हालांकि लिमिटेड लोग थे, किंतु साम्यवादी चेतना के साथ में, मार्क्सवादी चेतना के साथ जब समाजवाद मिल गया, तो इसकी जो प्रतिबद्धता है उनके साथ में हिंसा का भी एक दौर, मार्क्सवाद की वजह से, लेनिनवाद की वजह से हिंसा का दौर आया। और इसकी वजह से आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि सशस्त्र क्रांति से, बंदूक की नली से, गोली से जो है सरकार बदलने की बातें हुई, वेस्ट बंगाल में भी हुई, इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी चला और बिहार का भी इसलिए असर हुआ क्योंकि सारे बॉर्डर एरियाज हैं और इनका सीधा संबंध नेपाल से या दूसरे बॉर्डर एरिया से सब तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है हिंसावादी चेतना का या जनतंत्र के खिलाफ काम करने का या बंदूक की गोली से सत्ता बदलने की जो बात की है, और उसके साथ गुंडागर्दी। पहले ही आप देखिए, बिहार की एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब बिहार में डकैती बहुत सामान्य बात होती थी और डकैती से लूट खसोट भयंकर होती थी, उस समय सरकारी स्तर पर पुलिस वालों ने और राजनीतिक नेताओं ने ये तय किया कि बजाय डकैती के अपहरण क्यों नहीं करते ये लोग, अपहरण से कोई दिक्कत नहीं है। तो अचानक डकैती से अपहरण की तरफ सारा कन्वर्शन हो गया और एक लंबे समय तक अपहरण को सरकार ने और दूसरे जो ब्यूरोक्रेटिक लोग थे और समय की पॉलिटिकल व्यवस्था ने मान्यता इनडायरेक्टली दे दी। यानी अपहरण को एक शिफ्ट हो गया अपहरण, और उसी अपहरण को बाद में फिरौती को नक्सलवादियों ने भी उपयोग किया। बजाय डकैती के अपहरण बिकेम ए वैल्यू ऑफ चेंजिंग द सिस्टम। और इसमें आप यदि बिहार की राजनीति से जुड़ेंगे, पॉलिटिक्स को समझेंगे, वहां की किताबों को, पत्रकारिता को समझेंगे, तो अपहरण बिकेम ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नेगोशिएशन। यानी पैसा आपने 3-4 दिन तक, 10-15 दिन तक किसी को अपने पास रखा, फिरौती ली उससे और उसके बाद उसको छोड़ दिया। सरकार की मिली भगत थी, यानी लालू सरकार के समय में सरकार की मिली भगत से, ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत से और कुछ लोगों की इस सारी चीजों से, प्रक्रिया से जुड़ने की वजह से अपहरण 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 बिकेम दी अल्टरनेटिव ऑफ डकैतीज। तो ये यहाँ तक जब हम आ गए और ये व्यवस्था इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गई, तो इसका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इसका इससे आगे और क्या हो सकता है। एक भाई साहब आप इस बात को समझा पाएंगे, क्योंकि एक जो मतलब ये तो देखिए राजनीतिज्ञों की बात होगी, और भारत में जिस तरह की राजनीति है उसका तो क्या कहा जाए। उसमें प्रजातंत्र तो है, ठीक है, बहुत सारी खामियों के साथ है कि, लेकिन जो लोग अपने आप को कवि मानते हैं, जो लोग अपने आप को पेंटर बताते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो आदमी के दुख से व्यथित होते का एक जो है ना छद्म नाटक करते रहते हैं, तो उनको जो बिहार में इतना जो नरसंहार हो रहा है लोगों को, मतलब मजदूरों की बात हो रही है, बिहार से मजदूर सबसे ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो ये लोग फिर भी वो लोग उन लोगों को जो जंगल राज के अधिनायक हैं उनको सर पे लेके नाच रहे हैं। ये क्या है? एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हम गरीबों के साथ हैं, हम कुचलों के साथ हैं, दबे कुचलों के साथ हैं, तो ये सिर्फ नारेबाजी है, क्योंकि जो बिहार से लोग निकाला जा रहा है, जो मजदूर निकाला जा रहा है, वो भी तो दलित ही है ना, वो उसके पास तो कुछ है नहीं, उसको जीविका उपार्जन करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। जी। तो ये भारत के ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इनको ये रोग क्या है? कश्मीर में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कभी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कश्मीर में भी हुआ, दिल्ली के आंदोलनों से जुड़े, किसान आंदोलनों से लोग जुड़े और नक्सलवादी आंदोलनों से जुड़े। कश्मीर में पूरी पूरी प्रक्रिया इन लोगों के सपोर्ट से चल रही है। और इसके साथ में दूसरे कलर्स भी जुड़े, न केवल नक्सलवाद की हम बात करें, साम्यवाद की बात करें, किंतु दूसरे संप्रदायों के लोग भी इनसे जुड़े हैं और उस स्तर पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से ये घालमेल हुआ है। तो ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो परिस्थितियां बनी है, ये निश्चित रूप से, अब इसको क्या कहा जाए, किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि बुद्धिजीवियों की, साहित्यकारों की, कलाकारों की आप इससे बात करते हो, तो ये इजी चेयर्स में बैठे हुए लोग अपना ये अपने आराम से, आराम तलब तरीके से ये सारा कुछ होता है। वो कविताएं लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, किताबें छपती हैं, विचार विमर्श होते हैं, भाषणबाजी होती है, सेमिनार्स होते हैं, और किसी न किसी तरह से लेफ्ट के नाम से, यानी केवल लेफ्ट कह दीजिए कि आप लेफ्ट हैं तो आप बहुत प्रगतिशील हो जाएंगे, आपका करना धरना कुछ है या नहीं इसका कोई मतलब नहीं। इफ यू आर लेफ्ट इट्स ओके। तो ये लेफ्ट की जो बीमारी है, राइट या लेफ्ट, जो नए नामकरण हुए, इनका कोई अर्थ नहीं है, केवल एक तरह खाम ख्याली कह सकते हैं इसको, और इसके अलावा इसका कोई अर्थवत्ता नहीं है। किंतु दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े साहित्यकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पत्रकार इस लेफ्ट से ग्रस्त हैं और लेफ्ट राइट करते हुए क्रांति करना चाहते हैं।
हाँ, तो एक जो है ना वो डॉक्टर जो है मिश्रा है, उन्होंने पुस्तक लिखी है विशैला वामपंथ, तो जी, वो उसकी भी चर्चा करेंगे, वो आपको दूंगा मैं। तो ये जो एक विष है, और जो पूरी दुनिया में मतलब परिप्रेक्ष्य तो सिर्फ इतना ही है कि भाई बिहार में जो इतने बड़े नरसंहार हो रहे थे, बिहार में मतलब अपहरण को उद्योग बना लिया गया था, और जो एग्ज़ैक्टली। ये सारे इस पूरी जो एक नृशंस प्रतिक्रिया के अधिनायक थे, उनके सूत्रधार थे, उनको जी, हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी आज तक सर पे उठा के नाच रहे हैं। जी, क्योंकि वो कभी भैंसे पे चढ़ गए थे या फला-फला जाति से, भई उन्होंने अपनी जाति का भी क्या किया? मतलब कि मतलब आज भी बड़े-बड़े प्रोफ़ेसरों को सुन लो कि लालू ने ये कमाल कर दिया, भई कौन-सा कमाल कर दिया? अगर वो कमाल करते तो देखा जाता बिल्कुल, लेकिन जो जिन लोगों के जंगल राज को स्थापित करने में मुख्य भूमिका रही, उन्होंने गरीबों-वरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को होता है। मतलब आदरणीय एक संपत्ति निवेदन ये भी करना निकल चाहता जाता है हूँ ऊपर कि से। देखिए, एक छोटी-सी बात है कि यदि वर्ग के और वर्ण के खिलाफ आप बात कर रहे हो, हुँ, तो बड़ी स्पष्ट बात मैं आपसे आप मुझे उदाहरण सहित बता दीजिए कि यदि वर्ण की बात करें, यदि जातियों की सीधी बात नहीं करें, वर्ण की बात करें। हुँ, आज सबसे अधिक प्रिविलेज क्लास जो है, लोअर वर्ग के लोग प्रिविलेज इसलिए हैं कि उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास खेती करने की ज़मीन है। हो सकता है कि आज़ादी के बाद में जो जोते उसकी ज़मीन हो गया, सारा का सारा ज़मींदारी सिस्टम खत्म हो गया। किंतु सबसे अधिक गरीब यदि कोई व्यक्ति है दुनिया में या भारतवर्ष में तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के पास ना तो कोई ज़मीन है, न किसी प्रकार का उसको प्रिविलेज है, न नौकरी में कोई सुविधाएँ हैं। इसी प्रकार से मुझे ये वर्णवादी व्यवस्था की मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्गों की जो स्थिति है वो चौथे वर्ण से आज किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, सुरक्षित नहीं है और उसकी भी स्थिति पिछड़े वर्ग में ही आती है। इसीलिए बाद में हमने जाकर के इसमें एक नया वर्ग जोड़ा है और अंत्योदय की जो बात की जा रही है उसमें वर्ण जातियों से अलग होकर के केवल गरीबी को आधार माना है, गरीबी रेखा को हमने आधार माना है। यदि इस तरह से हम विकास को एक मॉडल नया मॉडल बनाएँगे और विकल्प की बात करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ये डिवाइड एंड रूल से आ रहा है, यानी जातियों को आपने तोड़ा। अंग्रेजों ने ये जातियाँ बनाई और इन जातियों को अंग्रेजों ने इनको एक्सप्लॉइट किया। ज़्यादातर जो क्रांतियाँ हुई उनमें किसी न किसी तरह से जातियों के नाम पर उनको एक्सप्लॉइट किया गया और चीज़ें बदलाव की तरफ ले एक जाने की एक कोशिश। एक प्रश्न उठ रहा है भाई साहब, फिर उसको अलग से आपकी मदद से उसको फिर बाद में उसकी विवेचना करेंगे कि ये कहाँ, किस शिलालेख में, किस इतिहास में भारतीय या कि कहाँ ये सिद्ध हुआ कि कुछ जातियों ने मतलब सशक्त जातियों ने दुर्बल जातियों का 5,000 साल तक शोषण किया। ये कहाँ सिद्ध हुआ? मतलब ये जो एक कहीं भी बात डाल दी जाती है, ये है कहाँ पे? सिर्फ प्रेमचंद की कहानियों में ये हुआ, प्रेमचंद को की कहानियों से ये चीज स्थापित हो गई। मतलब कहानियों कहानियों के आधार पे हम पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। मतलब कहाँ से निश्चित हुआ रूप कि 5,000 मतलब 5,000 या मतलब क्या ये संभव है कि एक एक मतलब जिस जंगल राज की बात पिछले 1990 के से 2005 तक चली करीब-करीब, तो ये हमें बताया जा रहा है कि ये जंगल राज पहले चल रहा था, वो कुछ जातियाँ थी, वो दूसरों को दबा के रखती थी, उससे क्या होता था? देखिए माधव सिंह जी मेरे ये ख्याल हुँ, ये बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, किंतु हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था थी या जो वर्ग व्यवस्था थी उसमें जजमानी सिस्टम था। इट वाज़ ए सिस्टम इन इट्स इट्स ओन स्ट्रक्चर। भारतीय जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था उसमें जजमानी सिस्टम था। अभी हाल ही में यदि पुष्कर मेले में आप गए हो, तो अभी सपेरा जो जाति है, जनजाति यानी ट्राइबल्स जो है उनका संबंध किसी न किसी रूप में उस समय का जो स्ट्रक्चर था, सामाजिक स्ट्रक्चर में वो लोग किसी न तरह से घुले-मिले होते थे। नमक का जो व्यापार करने वाले थे, उनको सपोर्ट मिलता था जो उस समय का सिस्टम था। व्यापारी वर्णिक वर्ग उनको सपोर्ट करते थे। बंजारों को टोटल सपोर्ट मिलता था। चतुर्थ वर्ण के जो लोग थे उनको टोटल जजमानी सिस्टम की वजह से सपोर्ट मिलता था। बंजारा जातियों की अभी आप उनके गीत देखिए, बीकानेर के आसपास जो बंजारा जातियां रहती हैं उनका टोटल प्रोटेक्शन राठौड़ वंश के लोग करते थे।
राठौड़ों के बारे में जितने लोकगीत गाए जाते हैं, जितनी परंपराएं जो व्यवहार में लाई जाती हैं, जो सारी परंपराएं, जो राठौड़ों की परंपरा, उनको बंजारों ने एक्सेप्ट किया है और बंजारों को उन्होंने राठौड़ों का उनको प्रश्रय मिला है। तो जब बंजारा जातियां हैं, चाहे नमक बेचने वाले हों, चाहे सांसी हो, चाहे दूसरी सपेरे हों, इन जनजातियों को सपोर्ट मिलता था। जो लोअर वर्ण के लोग थे उनको वर्णाश्रम व्यवस्था में किसी न किसी रूप में एडजस्टमेंट हो रहा था। उसके बावजूद यदि शोषण हो रहा था तो बुरे लोग तो हर जगह मिलेंगे, बुरे राजा हर जगह मिलेंगे, बुरे बढ़िया हर जगह मिलेगा, बुरा ब्राह्मण हर जगह मिलेगा। इसी तरह से बुरे लोग सब जगह मिलेंगे। हमें बुरे लोगों के बारे में सोचने की बजाय अच्छाई की तरफ यदि जाएंगे तो सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हम किसी ऐसे सिस्टम को आधार बनाएं जो कि लोकतांत्रिक विचारधारा के अनुकूल हो और भारतीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से, सिस्टम से, जिससे विकास से हम लोग जुड़ करके आगे बढ़ सके। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये थी, फिर दोबारा बात करेंगे इसमें, कि ये जो लगातार मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ जातियों ने दूसरी जातियों को, या कि मजबूत जातियों ने जो है क्या कहते हैं, कमजोर जातियों का 5000 साल तक जो है ना शोषण किया। ये कौन से इतिहास में कहाँ सिद्ध हो रहा है? किस शिलालेख में ये लिखा हुआ है? ये किसने ये कहीं गणना की? और क्या ये कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी या कि समाज शास्त्र के नियमों के हिसाब से कोई सिद्ध होता है? ये मतलब कितनी बड़ी गप चल रही है इस देश में। बिल्कुल नहीं है, कहीं किसी शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि शिलालेखों में लिखा है कि जिन जिन जातियों ने कूप बावड़ियां बनाई, मंदिर स्थापित किए, उनमें भी लोअर वर्ण के लोग बहुत थे, शामिल थे। शिलालेखों में उनका जरूर उल्लेख हुआ है कि फला बंजारा ने ये बावड़ी बनाई, फला जाति के व्यक्ति ने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। बल्कि ज्यादातर शूद्र वर्ण के अधिकतर लोग, चाहे मूर्तिकार हैं, चाहे वो मकान बनाने वाले हों, आलीशान कारीगर हैं, सारी आर्किटेक्चर जो वंडर्स है, देश का सारा सारे वैभव है, मंदिर है, सारे किले सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो सारे के ये सारे तो ये किसने नहीं किले बनाया? कैसे बने? नहीं भाई साहब, ये दूसरों प्रश्न तो उठता है ना। को करके आपने उनको बहिष्कृत कर दिया, किंतु ये सारा एक वर्ण व्यवस्था का बेस्ट पॉसिबल एक वे ऑफ लाइफ थी, थिंकिंग थी, और उनको गर्व था कि वो इसके साथ इसी में इसको मेरा आपसे निवेदन था कि कभी इसको फिर विस्तृत रूप में मेरे ख्याल में मीमांसा करनी चाहिए कि ये इतने बड़े किले और इतने बड़े, ये इतने भव्य मंदिर, जिनमें आज हेरिटेज। टेक्निकल बिल्कुल एक्सपर्ट परेशान हो जाते हैं कि इतनी सिमेट्री, इतनी बिल्कुल। फाइन चीजलिंग, इतनी बराबरी, इतनी नपाई जुखाई कैसे कैसे क्यों, क्या उनके पास उस समय जो है ना उपकरण थे, कैसे की होगी? और हम कह रहे हैं कि 5000 साल तक जो है ना उनको दबाव डाला गया, उनको शोषण किया गया। ये कहाँ से, मतलब ये एक इतना बड़ा झूठ इस समाज में चल रहा है, कम से कम भारत। जबरदस्त झूठ फैलाया गया, वरना इस व्यवस्था का अंग थे सारे लोग, और सब लोग मिलजुल के काम करते थे। एक सिस्टम था जिसमें किसी प्रकार से वर्णाश्रम होते हुए कोई भेद नहीं था। देयर वाज इजी गोइंग समाज, एंड इसको जबरदस्ती एक खास कारण से इसके विरुद्ध जो है वो एक सामाजिक व्यभिचार फैलाया जा रहा है। जी। इसमें इसमें मुख्य रोल जो है वो वामपंथियों का रहा है, क्योंकि समाज को तोड़ने में, देश को नुकसान पहुंचाने में, कम से कम भारत में और अन्य देशों में भी क्या किया है, चिली में क्या किया, वेनेजुएला में क्या किया, ईस्ट जर्मनी में तो मैं रह के आया हूँ भाई साहब बहुत लंबे समय तक, तो वहां पे भी तो हमने देखा है। तो बहुत सारी बातें हो गई भाई साहब के मगध के। पाकिस्तान सुनिए, पाकिस्तान में क्या स्थिति है? पाकिस्तान में मुस्लिम डिवाइडेड नहीं है क्या? मुस्लिम व्यवस्था में किसी प्रकार से सीढ़ियां नहीं है ऊपर नीचे की? यानी पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग वो भारत में ही है, सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करने में ये विचारधारा थी। एक ऐसा कटु सत्य है जिसको आज बहुत सारे लोगों को स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत है। तो भाई साहब ये कई सारी विषय हो गई, तो आधा घंटे आपने कहा तो आधा घंटा आपका ले लिया। फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, और मतलब मगध, बिहार के मगध साम्राज्य से लेके कि जनतंत्र, फिर जंगल राज, और जंगल राज से फिर जनतंत्र की यात्रा, और कुछ और भी बातों को आपने समझाया, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा धन्यवाद। बात, और आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम भाई साहब की अशोक आत्रेय जी की मदद से समझ रहे थे कि बिहार के मगध साम्राज्य का एक वैभव, वहाँ पे प्रजातंत्र, जनतंत्र की
अवधारणा, उसकी शुरुआत और उसके बाद में किन परिस्थितियों में 1990 के आसपास में एक ऐसा दौर शुरू हुआ मार-काट का, जातीय संघर्ष का और हर तरह की लूट-पाट का, जिसे जंगल राज कहा जाता है। और विशेष परिस्थिति इस भारत के जनतंत्र की कुछ ऐसी है कि जिन लोगों ने जंगलरार किया, जिनके कारण लाखों करोड़ों लोग आज भी बिहार छोड़ने को विवश हैं, लेकिन हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी उन्हीं गिरोह के जो नायक हैं या कि सरदार हैं, उनको सर पे लेके नाच रहे हैं और उसमें वो सोच रहे हैं कि बहुत ही बड़ा कोई जो है वो सामाजिक सामंजस्य की बात हो रही है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।